ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वैसे हमने पिछले चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कंडक्टर के बाहर जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो है, उस पे बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं वो हमने मालूम की थी विद द हेल्प ऑफ टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और साथ हमने को थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की थी। अब हम चैप्टर नंबर 6 में जा रहे हैं जिसमें हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये दूसरी काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और आपका जो एफएससी तक का नॉलेज है उसकी बुनियाद पर आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स जो हैं, अगर आपने किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो या चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो आप डाइलेक्ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे डाइलेक्ट्रिक्स को मुतासर करता है और वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन किस किस्म की होंगी, वो सारी हम इस चैप्टर में बच्चे हैं मालूम करेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी व्यूड एज ए फ्री स्पेस arrangement of microscopic electric dipoles, a pair of positive and negative charges whose centers do not quite coincide। बच्चे जब भी कोई मटेरियल होता है ना आपके पास, खासतौर पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, जब किसी फील्ड में नहीं होते तो उनके जो सेंटर ऑफ मास हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वो कोइंसाइड करते हैं, तो ओवरऑल वो न्यूट्रलिटी हर जगह आपको नजर आती है। लेकिन अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक है, उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो थोड़ा सा एक साइड पे हो जाएगा और पॉजिटिव साइड जो है ना एक साइड पे हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करके आगे चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप ऐसे फील करेंगे कि आपके पास हर जो मॉलिक्यूल है इट इज बिहेविंग एज ए डायपोल। तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले गए, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चले गए। सो दीज चार्जेस आर नॉट फ्री चार्जेस, not contributing to the conduction process. They are called bound charges, can only shift position slightly in response to external fields. All dielectric materials have the ability to store electric energy. This storage takes place by means of a shift in the relative positions of the bound charges against the normal molecular and atomic forces. तो इनकी जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी कैपेसिटर में रखते हैं तो उस वजह से ये चार्जेस जो है डिस्प्लेस होते हैं, तो उसकी वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो बढ़ जाती है। इसको हम आगे जाके हम फिगर की मदद से भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। सो द मैकेनिज्म ऑफ दिस चार्ज डिस्प्लेसमेंट डिफर्स इन वेरियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। Polar molecules have a permanent displacement existing between the center of gravity of positive and negative charges. Each pair of charges act as a dipole. अब दो किस्म के बच्चे मटेरियल्स होते हैं, एक तो वो जो पोलर हैं। पोलर मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह पे नहीं होते, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर डायपोल्स मौजूद होते हैं। So dipoles are normally oriented randomly and the action of the external field is to align these molecules in the same direction. In the absence of external electric field ये होगा मेरे बच्चे कि वो जो डायपोल जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि नेट रिजल्ट जो है ना आपके पास जीरो आता है, नेट कोई भी फील्ड नहीं होता उसके अंदर जो है ना आपके पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सारे अलाइन हो जाएंगे। आपके पास डाइपोल का पॉजिटिव जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा और जो उसका नेगेटिव एंड है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव द डाइपोल अरेंजमेंट अनटिल आफ्टर ए फील्ड इज अप्लाइड। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस against their mutual attraction and produce a dipole which is aligned with the electric field. तो डायपोल हमने डिफाइन किया हुआ है शायद पहले, या मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं डिफरेंट क्लॉक को एक और जगह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं आपके साथ मैंने या उनके साथ ये डिस्कस किया था
कि जहाँ किया आपके साथ भी डिस्कस किया है, वो जो हम डायपोल का जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर, either type of dipole may be described by its dipole moment p. P is equal to q times d. Q is charge on either of them and d is the separation between them. अब this is the dipole moment, p is the dipole moment, with a small p लिखा हुआ है. If there are n dipoles per unit volume, then there are n times delta v dipoles in the volume delta v. The total dipole moment क्या होगी, फिर उसमें आप उसको जो है सबको आप जमा कर दें, उस डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर जितने भी डायपोल्स होंगे तो आप उसको जमा कर लें, तो टोटल जो डायपोल मोमेंट होगी दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डायपोल्स आई फ्रॉम 1 to n टाइम्स डेल्टा वी. एन इज द नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बच्चे नंबर आ जाएगा, ये नंबर है, n इंटू डेल्टा वी इज द नंबर. वी नाउ डिफाइन द पोलराइजेशन p एज अ डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ये वो डेफिनेशन है जो मैं आपसे किसी वक्त भी सुन सकता हूँ. ये नई डेफिनेशन है कि पोलराइजेशन क्या होती है. पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. आप ये जो टोटल डायपोल मूवमेंट थी इसको वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दें, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 कर दें, तो आपके पास ये क्या होगा, n टाइम्स p. ये डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स p n q into d. ये आपने याद रखनी है. The immediate goal is to show that the bound volume charge density acts like the free volume charge density in producing an external field. ये एक नई चीज आपके पास आ रही है, ये नई चीज आ रही है, इसलिए आपने तवज्जो से सुनना है ताकि आप ये ट्रांजिशन जो है स्मूथ हो. अब बच्चों हम जो है ना वो अभी तक जो फील्ड्स कैलकुलेट करते रहे हैं ना वो था ड्यू टू फ्री चार्जेस, कि किसी जगह पे चार्जेस पड़े हुए हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. 3 मेथडोलॉजी बताई गई थी आपको. आपके पास कौन कौन सी थी, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, और आपके पास जो है ना पाइथन इक्वेशन का सॉल्यूशन वाला आपके पास मेथड जो है. तो 3 मेथड्स आपने पढ़े हैं. तो उसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दी जाती है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप फिर कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये जो बाउंड चार्जेस हैं ये फ्री चार्जेस से इनका बिहेवियर थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो हम जो है ना वो उस एक हम रिजल्ट अभी ड्राइव करेंगे अभी अगली पावर पॉइंट्स में, कि जो गॉसेस लॉ की तरह का एक रिजल्ट हमारे पास आएगा. ये अब आपने बड़े गौर से, तहम्मुल से और बड़े तवज्जो से ये वाली अगली सारी पावर पॉइंट्स देखनी है, ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं. अब ये देखें कि बाउंड चार्जेस जो है ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे. Take a dielectric containing non-polar molecules. Non-polar molecules हैं तो हर एक molecules की जो dipole moment क्या होगी, 0 होगी. So no molecules has p. तो आपके पास dipole moment per unit volume है that will be equal to 0 throughout the material. अभी आपने इस non-polar material को, dielectric material को किसी electric field में नहीं रखा, क्योंकि non-polar है तो लिहाजा हर मॉलिक्यूल की जो डायपोल मूवमेंट होगी वो 0 होगी. तो डेफिनेटली जो डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हम कैपिटल P से लिखते हैं ये भी 0 होगी. तो कैपिटल P माय डियर किड्स ये इंपॉर्टेंट जो है ना क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको भी मैंने यूज करना है. तो आपने इसको याद रखना है, इसका जो यूज करना है वो बाउंड चार्जेस के साथ एस्टैब्लिश करना है. मैंने कैपिटल P, इससे सारे बच्चे एक दफा आपने माइक ऑन करके कहें कि कैपिटल P इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिफाइंड एज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ये सारे बच्चे माइक खोल के जरा ऊंची आवाज मुझे अपनी आवाज सुनाएं. Capital P is called polarization. Polarization is defined as dipole moment per unit volume. डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ये बच्चे अब मैं किसी वक्त भी पूछूंगा मैं आपसे, इसमें इस सारे चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 6 है, इसमें सारे के अंदर इसका कमाल है कि इसकी खूबसूरती देखिएगा. हम जो है ना जो गॉसेस लॉ हमने डिफाइन किया था चैप्टर नंबर गालिबन 3 के अंदर, उसको हम अब जो है ना किसी वो हमने फ्री स्पेस में डिफाइन किया था. अब जब मैं इसको गॉसेस लॉ को डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डिफाइन करूंगा तो वहां पे देखिएगा इस P का, कैपिटल P जिसको मैं पोलराइजेशन कहता हूँ, इसका सेंट्रल रोल होगा. तो इसलिए बच्चे इसके साथ दोस्ती आपकी होनी चाहिए ताकि आप ये सारी बातें समझ सकें. Somewhere in the interior of the dielectric, we select an incremental surface element delta S and apply an electric field. ये बच्चे आपके dielectric material में से आपने ये छोटा सा, ये देखें डेल्टा S जो है ना
आपने ये चूज कर लिया, सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस चूज कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, क्या होगा? ड्यू टू ई एनी पॉजिटिव चार्जेस इनिशियली lying below the surface delta s and within 1/2 times d cos of theta must have crossed delta s going upward। ज़ाहिर है इसमें जो चार्जेस होंगे जो सरफेस के नीचे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ने एक तरफ जाना है और नेगेटिव ने दूसरी तरफ जाना है। तो पॉजिटिव क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सरफेस को क्रॉस करके 1/2 टाइम्स d cos theta दूर चले जाएंगे। So any negative charges initially lying above the surface delta s and within 1/2 d cos of theta must have crossed delta s going downward। तो नेगेटिव चार्जेस हैं सरफेस से नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि d टोटल डिस्टेंस होना है इनके दरमियान, ये यहाँ पे दिखाया भी गया है कि d इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस होना है। तो cos थीटा हम इसलिए रख रहे हैं कि हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर तो इसके साथ डेल्टा एस की डायरेक्शन में होगी तो फिर आपके पास हाफ d इधर आ जाएगा और हाफ d इधर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है आपके पास, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हमने ली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो डेल्टा एस की डायरेक्शन में है वो क्या बनेगा बच्चों? दैट विल बिकम ई cos ऑफ थीटा। तो लिहाजा अब उसी कंपोनेंट ने चूंकि चार्जेस को मूव करना है, तो इसलिए हमें हाफ डी cos थीटा ऊपर की तरफ और हाफ डी cos थीटा नीचे की तरफ ले लिया। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलूंगा, वरना दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। जी बच्चों, इज इट एवरीथिंग ओके? दोबारा सर, दोबारा बच्चे इस फिगर को गौर से देखें, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बच्चे ये सरफेस है, सरफेस जिसकी थिकनेस मैंने 0 अस्यूम कर ली, एग्रीड? अब चूंकि ये नॉन पोलर हमने शुरू में कह दिया कि नॉन पोलर है, तो इसमें बच्चों आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे, तो कोई भी डायपोल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस विल डिस्प्लेस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको पता है ना, ये कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बच्चे आप देखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, कितनी दूरी पे होगी एक दूसरे से? स्मॉल डी डिस्टेंस, जैसे ना स्मॉल डी डिस्टेंस होगा ना बच्चे। अब यहाँ पे cos थीटा क्यों? आप देखें बच्चे, ये अगर ये सरफेस रखी है आपने, तो इस सरफेस से नीचे 1/2 d तक d cos थीटा तक जो होंगे वो इस सरफेस से ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर वाली तरफ जो 1/d cos थीटा ऊपर की तरफ होंगे वो इसके नीचे की तरफ आ जाएंगे। इतनी सी बात है बस। सो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉजिटिव चार्जेस इनिशियली लाइंग बिलो द सरफेस डेल्टा एस एंड विद इन दिस लेंथ must have crossed delta s going upward. Any negative charges initially lying above the surface delta s and within this distance must have crossed delta s going downward. तो ये important point है यहाँ पे जो आपको समझाना मकसूद था। तो अब बच्चे ये चीज किसी हद तक समझ में आ गई है? यस, ठीक है, ओके बच्चों आगे चलते हैं। ये बड़ी आगे आप सिंपल है सारी स्टोरी। So for n molecules per unit volume, the net total charge which crosses the elemental surface in upward direction, तो जो net charge जो बच्चे surface को cross करेगा वो क्या होगा? Q delta QB is equal to n Q ds d cos theta dot delta s। तो ये ज़ाहिर है आपके पास जो कंपोनेंट उसका बनेगा उसका जो है ना उसकी तो डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो उसको टेक केयर करता है। ये एक्चुअली यहाँ पे डॉट नहीं है, या सिर्फ डेल्टा से मल्टीप्लाई किया गया है। ये बच्चे ये ना यहाँ पे ना डॉट नहीं है, डॉट यहाँ नीचे आगे आता है। तो एक्चुअली ये देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बच्चे। ये देखें एन क्या है? नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी होगा ना? यस। और हर एक के ऊपर कितना चार्ज है? Q है। तो ये n इंटू Q बन जाएगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और d लेंथ है, डेल्टा s क्या है आपके पास? एरिया है। तो आपके पास ये देखें ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बना था ना,
तो D इंटू डेल्टा एस क्या होगा बच्चे, ये बन जाएगा आपके पास, ये वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा तो आपके पास चार्ज की डायमेंशन बनेगी। एग्रीड? यस सर। सो अब बच्चे इसको एन क्यू को रदर रख लें और डी कॉस थीटा डेल्टा एस, ये डॉट यहाँ पे नहीं है तो इसको लिख सकते हैं डी डॉट डेल्टा एस, जो जो आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। द नोटेशन क्यू बी मीन्स द बाउंड चार्जेस, ये डी मतलब बाउंड चार्जेस के लिए है इन टर्म्स ऑफ द पोलराइजेशन वी हैव। तो अब बच्चे पोलराइजेशन को आपने कैसे डिफाइन किया था, ये पीछे चले जाएं थोड़ा सा। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या आई थी मेरे बच्चे आपके पास, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन क्यू डी है ना, याद है ना ये। तो आप अब यहाँ अगर किसी जगह पे एन क्यू इंटू डी होगा तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पी लिख सकते हैं, कैपिटल पी लिख सकते हैं। सो द बाउंड चार्ज, change in bound charge due to the application of the electric field will be equal to P dot delta S. If we represent delta S as an element of a closed surface, then the direction of delta S is outward. So the net increase in the बाउंड चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस क्या होगा, तो उसके अंदर जो नेट इंक्रीज क्या होगा पूरी सरफेस के ऊपर, इसको इंटीग्रेट करते हैं क्लोज सरफेस के ऊपर। चूंकि ये हमेशा आउटवर्ड होता है तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो क्यू बी इज इक्वल टू माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रल पी डॉट डेल्टा एस। तो टोटल जो बाउंड चार्ज इंक्रीज होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर दैट इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डी एस। तो ये आपके पास, अब देखिए इसकी शक्ल देख के आपको कुछ चीज याद आती है। आपने कोई इस तरह की चीज पढ़ी है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, याद है? गॉसेस लॉ। यस सर, गॉसेस लॉ। देखिए उससे कोई शक्ल मिलती जुलती नजर आ गई है। यही ये सब्जेक्ट की खूबसूरती है कि जहां कहीं भी अब चले जाएंगे आपको पिछली कुछ शक्लें जो है ना आपको याद आ जाएंगी, हाँ जी इस तरह का बिहेवियर वहां पे था, वो फ्री चार्जेस का था। अब ये बाउंड चार्जेस का भी बिहेवियर उससे कोई मिलता जुलता है। फर्क क्या है, वहां पे डी था, यहाँ पे कैपिटल पी है। डी को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और पी को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट पर यूनिट, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका नाम क्या है, वो तो डेफिनेशन है ना, पोलराइजेशन। सारे एक दफा सारे कहें इसको, क्या है इसका नाम, पोलराइजेशन। ये याद करना है आपने, नई टर्म है आप लोगों के लिए, और इसका जो मीनिंग है या इसकी डेफिनेशन है वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। ओके, अब देखो बच्चे, देखिए आप बस जिस एक्सप्रेशन के लिए आज मैंने ये सारी मेहनत कर रहा था वो आप पहुंचने वाले हैं उसके ऊपर। सो सीइंग सम सिमिलरिटी टू गॉसेस लॉ, we may now generalize the definition of electric flux density so that it applies to the media other than free space. जो पहले गॉसेस लॉ पढ़ा है वो भी फ्री स्पेस के लिए था, हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ हम आ रहे हैं बच्चों। So we write Gauss's law in terms of epsilon naught into E and QT, the total charge enclosed, bounded charge plus free charge। तो QT क्या होगा, टोटल चार्ज enclosed, उसमें बाउंड चार्ज भी होगा और फ्री चार्ज भी होगा। So QT is equal to closed surface integral epsilon naught into E dot ds, where QT is equal to Q bound plus Q। So combining the last three equations, इनको बच्चे combine कर लें। So Q is the free charge, QB is the bound charge, QT is the total charge। तो QB को किड्स Q free को आप बच्चे लिख सकते हैं Q total minus QB। QT आपको पता है, ये देखें इसके बराबर, और QB और पॉइंट पे चले जाएं ये इसके बराबर, वहां पुट करते माइनस माइनस, और दोनों सरफेस इंटीग्रल है, दोनों एक ही सरफेस इंटीग्रल के अंदर रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस P डॉट ds। तो एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये चीज जो है इसको हम डिफाइन, दिस इज कॉल्ड द D, कैपिटल D, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी inside a dielectric medium, inside dielectric medium। So D की हमने रीडिफाइन कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ये डेफिनेशन है माय डियर किड्स, इसमें खूबसूरती है।
फ्री स्पेस होगा तो वहां पे डाइपोल वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों? फ्री स्पेस में डाइपोल्स होंगे? नो सर। नो, डाइपोल्स नहीं होंगे तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? जीरो। पोलराइजेशन भी जीरो होगी। तो जीरो पुट करते हैं तो डी किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई के बराबर। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आएंगे तो फिर आपको एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई के अंदर कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी। पी, अभी इसके ऊपर और भी हमने बहस करनी है कि पी को हम कैसे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो देयर इज एन एडेड टर्म टू डी व्हेन ए मटेरियल इज पोलराइज्ड। जब मटेरियल पोलराइज्ड होगा तो उस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, देखें ये कुछ चीजें हैं याद रखने के लिए। ऐसे अगली चीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको कंक्लूड करूंगा आज इंशाल्लाह। सो इसलिए आपने अभी तवज्जो आपकी बरकरार रहनी चाहिए। सो फॉर इक्वेशंस विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज वी नो हैव QB इज इक्वल टू रो बी वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करके। रो बी इज द बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो बी इज अ फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज जो फ्री चार्ज होगा किसके बराबर होगा? वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर लें। QT टोटल चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर लें। सो विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम वी मे ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस इनटू इक्विवेलेंट डाइवर्जेंस रिलेशनशिप्स। ये देखो बच्चों, ये तीन इक्वेशंस लिखी गई हैं। वापस जा रहा हूं, देखो ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल? यस सर, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम से। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो QB लिखा है उसको भी वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, है ना? तो दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल हैं, तो एक ही वॉल्यूम इंटीग्रल में रख लें और आर्बिट्रेरी वॉल्यूम करके इंटीग्रेट जीरो करेंगे तो आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन आएगी? डेल डॉट P इज इक्वल टू माइनस रो बी। एग्रीड? एंड डेल डॉट D इज इक्वल टू रो बी एंड डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू रो टी। उसी तरह ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम इन तीनों के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर लगा के हम वो वाले, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये तीनों इंटीग्रल फॉर्म्स हैं और ये माय डियर किड्स ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं, पॉइंट फॉर्म्स। अब आ जाते हैं असल स्टोरी की तरफ कि P क्या है। अब अपना आप क्या सोचते हैं? कॉमन सेंस बच्चे यूज करें। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे, डायपोल मूवमेंट बन जाएगी Q इनटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? उनके दरमियान सेपरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और स्ट्रांग करेंगे तो और बढ़ जाएगी। एक खास लिमिट से ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपके पास वो मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन उस ब्रेक डाउन से पहले आप ये कह सकते हैं, यू कैन अस्यूम दैट कि आपके पास जो पोलराइजेशन होगी, जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? आ गई है सर समझ। ओके, सो माय डियर किड्स, अब उसी को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। टू यूटिलाइज द न्यू कॉन्सेप्ट्स इट्स नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन E and P. This relationship will be a function of the type of the material. We will limit the discussion to isotropic materials for which E and P are linearly related. In an isotropic material, the vectors E and P are always parallel, regardless of the orientation of the field. The linear P is proportional to E, P is proportional to E. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये है आपके पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E, एक इसका काई E इनटू एप्सिलॉन नॉट, काई E इनटू एप्सिलॉन नॉट। और P की ये वैल्यू इस इक्वेशन में, ये वाली जो थी आपके पास, ये वाली इक्वेशन इसमें प्लग कर दें P की वैल्यू। D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस कैपिटल P है, उसकी बेसिस पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट इनटू E कॉमन ले जाएं बाहर, काई E प्लस 1 होता है आपके पास। Chi E is called the electric susceptibility, a measure of how easily a dielectric polarizes in response to an electric field.
और ये वाली चीज बच्चे जब मिल के है 1 प्लस का ई जो है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं आप लोग, ये जो खास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन आर। सो डी इज एप्सिलॉन आर टाइम्स ई, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर जो है वो दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी मीडियम, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एक बात यहां से जो आप जहन अपने साथ लेके जाएंगे, जो परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की इजाजत जो है, आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आपने मुझे जवाब देना है ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि मैं सही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, will this be greater than epsilon naught or will be less than epsilon naught? Less than, sir. Yes, sir. बच्चे एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या ख्याल है? Yes, sir. ये एप्सिलॉन आर जो है क्या है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या एप्सिलॉन क्या होगा फिर, एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा या नहीं होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आसानी से गुजरेगा एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। क्या ख्याल है? सोचिए जरा इसके ऊपर, मुझे कल जवाब दीजिएगा। सो ये समरी है आज के लेक्चर की, यहाँ तक। अगली मैं एग्जांपल कल कराऊंगा आपको। सो इन समरी वी नाउ हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड ई, ये असल रिलेशनशिप है which depends on the dielectric material present. D is equal to epsilon times E, epsilon times E। अब बार-बार मेरे मुंह से epsilon नॉट निकल रहा है, आपने रोकना है उसको। So epsilon is equal to epsilon naught times epsilon r, del dot d is equal to rho v। ये लेकिन ये d जो है ना, आप ये वाला d है, अब इस अंदर शामिल है बाउंड चार्जेस का भी शामिल है, फ्री चार्जेस का, और इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है माय डियर किड्स वो ये है आपके पास। वो आप आसानी से इसका दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल लें, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं, इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें कि डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में कैसे जाते हैं और इंटीग्रल फॉर्म से आप ये डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। आज मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी को रिकैप करके हम जो है ना वो इंशाल्लाह अगली क्लास में वो इसकी एग्जांपल करेंगे, ताकि वो रिकैप जब होगा तो आपको याद भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर, आज के लिए